एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज केस में ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दहेज का आरोप लगने के साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दहेज मामले का दुरुपयोग होता है। दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दहेज का आरोप लगने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी दहेज केस में अब आरोपी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को केस डायरी में गिरफ्तारी की वजह दर्ज करनी होगी, जिसकी समीक्षा मजिस्ट्रेट करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट उचित समझेंगे तभी वो गिरफ्तारी का आदेश देंगे। इस आदेश पर अमल नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर उस रीजन्स को जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो कंसीडर करेगा, उसे लगता है ये रीजन्स वैलिड हैं, तभी अरेस्ट के लिए परमिशन दे सकता है, अदरवाइज अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है, कोर्ट ने अगर कहा अगर ये जरा से भी ये मिसयूज़ किया जाता है तो ना केवल पुलिस ऑफिसर बल्कि मजिस्ट्रेट भी कंटेम्प्ट और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग दोनों के लिए लायबल होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल से कम की सजा वाले सभी मामलों में बेवजह गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दहेज केस की हो रही है। मैं समझती हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को थोड़ा तो देखना चाहिए था कि ये हकीकत है कि नहीं तो देश भर में दहेज की मांग को लेकर हर परिवार परेशान है जहां लड़कियां हैं। तो इस अपराध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही स्टेटमेंट दिया है कि एंटी डाउरी लॉ जो 498A आईपीसी सेक्शन है उसको जो है मिसयूज हो रहा है, और सही भी है क्योंकि जो एनसीआरबी फिगर्स कहती है, ये फिगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया है कि 1 साल में करीब 2 लाख लोग अरेस्ट किए गए और उनमें से 48,000 वो हस्बैंड की मदर या सिस्टर थी। तो इस तरह से इसको पुलिस बहुत बेधड़की से 498A का इस्तेमाल कर रही है और लिबरली लोगों को अरेस्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में दहेज उत्पीड़न के मामलों में होने वाली बेवजह गिरफ्तारी पर चिंता जताई है और कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी के पास गिरफ्तारी का अधिकार भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह है। जोगेंद्र कुमार के केस में आज से 15 साल पहले ये बात हो चुकी है, जब कहा गया है कि गिरफ्तार सिर्फ उस सूरत में किया जाए जब गिरफ्तार करना निहायत ही आवश्यक हो, और किसी को कस्टडी में लेकर रखना ये हमारी फौजदारी कानून के नजरिए से कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन इस पर कुछ सवाल भी हमारे सामने, जो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है दहेज कानून को लेकर, वो सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। इनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस बड़ी बहस के दौरान। दहेज कानून का क्या दुरुपयोग हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल और अहम तो यही है कि क्या दहेज कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। संतुष्ट पत्नियों का हथियार बन गया है क्या दहेज कानून? अगर दुरुपयोग हो रहा है तो गिरफ्तारी का डर खत्म हुआ तो दहेज अत्याचार क्या बढ़ जाएंगे? क्योंकि 7 साल से कम की सजा पर अब गिरफ्तारी का डर नहीं रहेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए रेखा अग्रवाल जी। रेखा अग्रवाल जी, क्या दुरुपयोग हो रहा है इस कानून का? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो यही कहता है। देखिए, दोनों पहलू हैं। ये कानून बना था महिलाओं के हित के लिए कि जहाँ पर भी उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। एक समय आया था जहाँ पे औरतों को जलाया जाता था और डाउरी डेथ या और ब्राइड बर्निंग जैसे जो टर्मिनोलॉजी हैं हम अक्सर सुना करते थे। तो उस परिप्रेक्ष्य के अंदर ये 498 का जो सेक्शन जोड़ा गया था भारतीय दंड अधिनियम में, हमें उस परिप्रेक्ष्य से देखना है सारे मामले को। ये उन एक्सट्रीम केसेस के लिए बनाया गया था नया धारा, जहाँ पे औरतों को इतना ज़्यादा हद से बाहर एक टॉर्चर होता था। परंतु उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये वुमेन सेल जो बन गए हमारे शहरों के अंदर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, उनके ऊपर महिलाएं जो थी वो हर छोटी छोटी मुसीबतों को, अपनी छोटी छोटी जो कुछ झगड़े थे उनको भी लेके जाने लग गई, और उनको एक जो जामा था वो दहेज उत्पीड़न का दे दिया गया कि डाउरी हैरेसमेंट, डाउरी टॉर्चर। उसकी वजह से ही हाँ ये बात को माननी पड़ेगी कि कुछ मिसयूज इस कानून का होना पड़ेगा। जो और शादी के दौरान छोटी छोटी दिक्कतें परेशानियां उनको भी इस कानून के तहत वो
महिलाएं लेकर आगे बढ़ रही थी, इस वजह से उसका दुरुपयोग उस परिप्रेक्ष्य में हो रहा था। और कुछ साथ साथ छोटी छोटी बातों के साथ में कुछ कई बार होता था कि कारण बिल्कुल ही अलग है, घरेलू झगड़े नहीं है छोटे मोटे, तो और कुछ असंतुष्ट हैं, एब्सोल्युटली कुछ अलग चीज भी हो सकती थी, जिसकी वजह से औरतें जो है उसको डाउरी हैरेसमेंट का नाम देके एक कंप्लेंट का कविता श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है, सचिव हैं PUCL के। कविता श्रीवास्तव जी, क्या ये हो रहा था, बड़ी संख्या में असंतुष्ट पत्नियां इसका इस्तेमाल कर रही थी, क्या ऐसा है और इस वजह से ये फैसला आया? आपका क्या पक्ष है इस पर? मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि इसका दुरुपयोग हुआ है। इस देश में हर कानून का कुछ 5 से 7% दुरुपयोग होता है, 10% दुरुपयोग होता है। मुझे लगता है कि नेशनल एवरेज भी जो 498A मामले का बताते हैं वो 8 to 10% ही बताते हैं कि जहाँ पे हो सकता है क्लोजर हो। लेकिन मुझे लगता है कि दरअसल ये दुर्भाग्य है हमारी देश की औरतों का कि बिल्कुल जो हमारी मैरिजेस हैं वो बहुत अनइक्वल हैं, लड़कियों की ऑटोनॉमी नहीं है, परिवारों में लड़कियों की ऑटोनॉमी नहीं है। आखिर हर तरह के क्राइम्स घरों के अंदर ही होते हैं। और जो 498 है वो दहेज का नहीं है सिर्फ, वो फिजिकल एंड मेंटल क्रूएल्टी एंड डाउरी रिलेटेड वायलेंस। तो फिजिकल एंड मेंटल क्रूएल्टी बिल्कुल होती है और मुझे लगता है कि आप कुल मिला के देखें तो बहुत कम मामले दर्ज होते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हम लोग इस पूरे राजस्थान में बहुत सारे केंद्र रन करते हैं और हम खुद देखते हैं कि औरतें बहुत मुश्किल से FIR दर्ज करती हैं, मगर 700 केस हमारे एक केंद्र में आते हैं तो हार्डली 20 या 30 FIR में कन्वर्ट होते हैं, रेस्ट में मीडिएशन होता है। बहुत मुश्किल से औरतें जानती। मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। मुझे तो अब ये लग रहा है कि अब सीधा छूट मिल गई है कि कोई गिरफ्तारी नहीं होने वाली। जिस तरह का जजमेंट आया उसमें यह कहा गया है कि 15 दिन दर्ज होते ही 15 दिन के बीचों बीच मैजिस्ट्रेट को सूचना दे देनी पड़ेगी कि आप इसको गिरफ्तार नहीं करोगे, पति को या जो भी अक्यूज्ड है। इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए 15 दिन बाद आपको और एविडेंस मिला कि आपको गिरफ्तार करना होगा, तब आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो जो अरेस्ट की पावर्स पुलिस की तो चले गए, फिर वो मैजिस्ट्रेट तय करेगा। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस तो खत्म ही हो गया। तो हम इसकी बिल्कुल, एक मिनट मेरी बात खत्म करें, हम इसमें स्टेट ऑफ बिहार को अर्ज करेंगे कि क्यूरेटिव पिटीशन डालें और ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ ये जरूर कहेंगे कि गलत गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कर देना कि अब इससे अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ेंगे आपके मुताबिक। शीबा असलम फहमी हमारे साथ मौजूद है, संपादक मोशन मैगजीन। शीबा जी, क्या अपराध बढ़ेंगे महिलाओं के खिलाफ? और वैसे भी ये तो हमेशा कहा जाता है कि महिलाएं बड़ी संख्या में तो निकलती भी नहीं है घर के बाहर केस दर्ज कराने के लिए। तो अभी ये क्या इससे फर्क पड़ेगा कि 7 साल से कम का अगर जो अपराध है उसके लिए गिरफ्तारी नहीं होगी? देखिए, भारतीय परिवार के अंदर न्याय, समानता और अधिकारों को लाने की जो मुहिम थी उसके लिए एक काला दिन है आज का दिन। भारतीय परिवारों के अंदर देखिए, एक बलात्कार के कानून में आप फांसी की सजा करते हैं क्योंकि वहाँ आप ये समझते हैं वो किसी और को दे रहे हैं, लेकिन परिवार के अंदर जब पुरुष सत्ता और उससे प्रभावित सभी लोग जब उसमें जद में आते दिखाई देते हैं तो ये लगता है। एक बात समझने की ये है कि जैसा कविता जी ने भी कहा कि कोई कानून ऐसा नहीं है जिसका कुछ हद तक दुरुपयोग ना होता हो। मर्डर के कानून का भी होता है, 302 का भी होता है, लेकिन जितने स्त्री पक्षी कानून हैं सिर्फ उन्हीं में दुरुपयोग सताता है। सब दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ महिला विरोधी ही नहीं, महिला विरोध की भाषा में भी दिया गया फैसला है। इसमें साफ कहा जा रहा है कि महिलाएं ये करती हैं। जज साहब एक जो सामाजिक रियलिटी है उससे कटा हुआ फैसला है। जज साहब ये नहीं देख रहे हैं कि ये पुलिस जो है, पुलिस और एडवोकेट्स का जो तंत्र है वो ये सारे गलत काम करवाता है। जहां जहां पर भी इसका दुरुपयोग हो रहा है वहां पुलिस पैसा खाती है, पुलिस का भ्रष्टाचार है वो करवाता है। उसको अलग करके ये बात की जा रही है कि महिलाएं ये कर रही हैं। ठीक है, पूनम आजाद जी, आपका क्या कहना है इस पर? लेकिन अभी भी गिरफ्तारी नहीं होगी अगर 7 साल से कम की सजा में, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उसको लेकर, दहेज के मामले में खासतौर पर? ये देखिए, वैसे तो हम सुप्रीम कोर्ट की सम्मान करते हैं, बट आज ये कल का जो ये फैसला आया है निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं उसमें कम मामले, सबसे पहले तो बहुत कम मामले दर्ज होते हैं
और जहां तक इस प्रकार जब हम एक तरफ मांग करते हैं रेप केसेस के लिए उनके ऊपर कड़े से कड़े कानून होने चाहिए, फास्ट ट्रैक होने चाहिए, तो क्या उन कानूनों का दुरुपयोग नहीं हो पा रहा है या हो पाएगा? तो हम जो लॉज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको और हम और ढील दे रहे हैं। ये तो सरासर महिलाओं के साथ अन्याय है। और ये हम सभी जानते हैं कि हर एक वर्ग में महिलाओं के प्रति शोषण होता है, अत्याचार होता है, डाउरी एक्ट होता है। इससे निश्चित रूप से क्राइम को बढ़ावा मिलेगा और अपराधियों को छूट मिलेगी। ठीक है, हमारे साथ प्रिया हिंगोरानी जी जुड़ गई हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। प्रिया हिंगोरानी जी, क्या दुरुपयोग हो रहा था? क्या इससे अब असर पड़ेगा जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, खासतौर पर दहेज के मामले, उसमें? देखिए, पहले तो जो ये जजमेंट आई है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, उसको एक सही प्रोस्पेक्टिव में पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा है पहले वो समझिए, बिकॉज जो अभी मैंने थोड़ा बहुत सुना आपके चैनल पे, वो लगता है जजमेंट ठीक से पढ़ी नहीं गई है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेक्शन 41 CRPC है उसमें जो प्रोविजंस है जिसके तहत अरेस्ट किए जा सकते हैं, उसको मैकेनिकली उसको ना फॉलो करते हुए पुलिस मैकेनिकली अरेस्ट करती है और मैजिस्ट्रेट्स मैकेनिकली उन्हें ऑर्डर करते हैं। तो जब उन पुलिस को लगता है कि उसमें अरेस्ट करना चाहिए, उनको अपने रीजंस रिकॉर्ड करने हैं और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और मैजिस्ट्रेट भी उसे अपना माइंड अप्लाई करके ध्यान दे के फिर डिसाइड करेगा डिटेंशन को रखना है या नहीं रखना। कोर्ट का ये फैसला है। अब लेकिन पुलिस तो गिरफ्तारियां करती नहीं है। दुरुपयोग की बात है, हाल फिलहाल कुछ सालों से दुरुपयोग की जमीनी हकीकत ये है कि पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है। कविता जी कुछ कहना चाहती है? प्रिया जी, कोई दो राय प्रिया जी, आपने जो बात सामने रखी उस पर नहीं है। एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक मिनट मेरे को बात पूरी करने दीजिए। अपनी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कोर्ट का ये फैसला नहीं है, ये पहले 4 पॉइंट्स हैं। कोर्ट ने क्लियरली बाद के पॉइंट्स तो पढ़िए जी। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसके बाद के पॉइंट्स तो पढ़िए कि कोर्ट पढ़ लीजिए, पढ़िए आप। कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ऐसे पढ़िए। कोर्ट ने ये क्लियरली कहा मेरे है सामने जजमेंट है, केसेस में मेरे सामने पूरा जजमेंट है। हम बिना पढ़े नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस वाले अपने राइटिंग में रीजंस दे रहे हैं। नंबर 7 पढ़िए। जजमेंट है मैडम, मेरे सामने भी पूरा जजमेंट है। आप पढ़िए, आप करके अपनी बात रखिए। हर चीज को तो ये नहीं है। देखिए, पढ़ लिया आपने। मैं तो कहना है कि हम गलत अरेस्ट को अलाउ ही नहीं करेंगे। गलत अरेस्ट को हम हमेशा निंदा करेंगे, लेकिन ये जजमेंट ने तो पूरी ही कॉग्निजेबल आपके अलाउ करने की बात नहीं हो रही है। पुलिस के अलाउ आपके अलाउ करने की बात नहीं हो रही है। आप नहीं है इसमें। 2 हफ्ते के अंदर ये क्या है? बोलिए प्रियंका रानी जी, कविता जी, रेखा जी भी इस पर कुछ कहना चाहती हैं। जी रेखा जी। देखिए, जो प्रिया जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। कविता जी, आपके मन में जो ये फीलिंग्स आ रही है इस जजमेंट के अगेंस्ट, आपकी जो प्रतिक्रिया वो आई एम सॉरी टू से आप थोड़ा उसको गलत परिप्रेक्ष्य में समझ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि आप किसी भी केस में अरेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह उसको समझने की जरूरत है। लेकिन रेखा जी, ये भी तो मानिए ना। एक मिनट, मैं जस्ट क्लैरिफाई कर दूं कि पहले गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 41 को सही तरीके से फॉलो करिए। 0.5 पढ़िए। कौन कहता है गिरफ्तारियां नहीं होती? एक मिनट, लेकिन आप गाइडलाइंस में आइए। आप तो 41 पे अटक गए। आप गाइडलाइंस में आइए। सेक्शन 41 बेसिस है। गाइडलाइंस में कहते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर लिख के दे देना है कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। और फिर ये भी बोला है आप गिरफ्तार क्यों नहीं करें मैडम? कंप्लाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट ने ये डिपार्टमेंटल एक्शन क्या गलत है? मुझे लगता है दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल कर दिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जो मैसेज गया है, जो पुलिस तंत्र के पास संदेश गया है, वो यही गया है कि अब इस मामले में गिरफ्तारियां नहीं होंगी। बरखा जी भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी से बरखा जी भी हमारे साथ मौजूद है। वो शामिल
हमारे साथ बरखा जी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। बरखा जी, गिरफ्तारी का डर अगर खत्म होगा तो क्या महिलाओं के खिलाफ दहेज के जो मामले हैं वो बढ़ जाएंगे? देखिए सुमेरा, जब ये डावरी एक्ट आया था उस समय बहुत महिलाओं को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। उसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद ये एक्ट बनाया गया था और उसके बनने के बाद में मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% इसका दुरुपयोग हुआ है। हाँ, कहीं इक्का दुक्का लोगों ने किया है, ज़रूर किया होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि फौरन अगर कोई लड़की उसकी शिकायत करती है, दहेज की शिकायत करती है, तो तुरंत तो गिरफ्तारी वैसे भी नहीं होती। हम लोग अपने कमीशन में बैठ के काम करते हैं, हमें महीनों महीनों सालों लग जाते हैं, लड़कियां जल के मर जाती हैं और गिरफ्तारी नहीं होती है जी। तो ये कहना कि एकदम गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं कोर्ट का ऑनर कर रही हूँ। कोर्ट ने जो कहा है अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेखा जी उसमें कहीं भी जो रेखा जी फिर जब ये बार-बार कविता जी या बरखा जी या पूनम जी जो महिलाओं के साथ काम करती है वो लगातार कह रहे हैं कि हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है केस रजिस्टर कराने के लिए, एफआईआर तो फौरन मतलब गिरफ्तारी फौरन नहीं होती बहुत मामलों में, तो फिर क्यों कोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत पड़ी? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, कानून के अंदर लिखा है कि जब भी कोई लड़की कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट करती है पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। परंतु क्योंकि ये एक पारिवारिक मामला होता है, तो जहाँ तक दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस को गाइडलाइंस दे रखी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही दिए। जस्टिस ढींगरा, एस.एन. ढींगरा साहब जो रिटायर्ड जज हैं, सिटिंग जज जस्टिस कैलाश गंभीर, ऐसे मामलों में जहाँ पारिवारिक मामले होते हैं कुछ दिल्ली पुलिस को हिदायत दी गई है कि देखिए पारिवारिक मामला तुरंत एफआईआर मत करिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने से ये ना हो कि परिवार का जो बिल्कुल सिस्टम है वो टूट जाए, उनका जो मामला जो है खटाई में पड़ जाए। पहले जोड़ने की कोशिश करिए। मीडिएशन सेंटर बन गए जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो इसलिए करे गए क्योंकि बेलेबल ऑफेंस नहीं है ये इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसलिए पुलिस को अधिकार है कि किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। पर अभी दिल्ली पुलिस को ये गाइडलाइंस मिले हैं कि आप ये पहले भी थे कि आप तुरंत एफआईआर ना तो रजिस्टर करेंगे और ना ही अरेस्ट। लेकिन शिवा जी, ये तो पुलिस को अपना माइंड अप्लाई तो पहले भी करना ही चाहिए हर मामले में, ये कोर्ट को क्यों कहने की जरूरत पड़ी? इससे क्या संदेश जाएगा? जब कॉग्निजेबल शब्द उसमें है तो उसका मतलब यही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद तय करेगी कि क्या होना चाहिए। तो पुलिस को अपना एक रोल था ही, उस समय भी था, आज से पहले भी था। सवाल ये है कि हमारे समाज में जिस तरह से मिडिल क्लास बढ़ा है, तो उसी तरह से दहेज बढ़ा है। पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। नहीं कर रही मैडम, गिरफ्तारियां हो ही नहीं रही, ऐसे ऐसे केसेस हैं। और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आप पीड़िताओं को बुलाइए और उनके मुंह से सुनिए कि किस तरह से बिल्कुल पुलिस पैसा खाने के चक्कर में रहती है, पुलिस नाम बढ़ाने और घटाने का पैसा लेती है, एडवोकेट्स पैसा खाने के चक्कर में रहते हैं। आप पुलिस और एडवोकेट के भ्रष्टाचार के तंत्र को काबू ना कर सके और स्त्री के पक्ष के कानून को खराब करे, तो ये गलत है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, देखिए सुनिए रेखा जी, मुझे फिनिश कर लेने दीजिए। एक मिनट करके बोलिए, मैं वापस आपको जवाब का मौका दूंगी रेखा जी पर। प्रिया जी, आपको भी जवाब का मौका दूंगी जी। एक लाइन में आपकी बात कह लूं। आप किरण जी बहुत बोल रही हैं, आप सुन नहीं रही हैं। आ रही हूँ आपके पास प्रिया जी, एक मिनट जी, एक मिनट आप बात पूरी करिए शिवा जी। मैडम बिल्कुल गलत बोल रही हैं। एक मिनट सुनिए तो देखिए, ऐसा है कि आज भारतीय समाज में दहेज बढ़ा है, जैसे मिडिल क्लास बढ़ा वैसे ही दहेज बढ़ा है। इस दहेज के बढ़ने के ऊपर जो धड़ल्ले से दहेज वाली शादियां हो रही हैं, आज तक हमारी अदालतों ने संज्ञान नहीं लिया कि ये इसमें कुछ होना चाहिए। हमारे यहाँ सामूहिक बाल विवाह हो रहे हैं, आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। स्त्री पक्ष के कानूनों को कमजोर करने की कोशिश है। ठीक है, प्रिया इंग और रानी जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। जी प्रिया जी, फिर मैं रेखा जी आपके पास आती हूँ। जी प्रिया जी, आप बात से डाइवर्ट कर रही हैं। चरित्र बता रही हूँ, जवाब सुन लीजिए। जी प्रिया जी, देखिए मैं बिल्कुल इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा रही हूँ कि बेबुनियाद इल्जाम मैडम लगा रही हैं। आप कानून 498 के तहत की बात कर रही हैं, तो उसी पे रहिए, इल्जाम मत लगाइए वकीलों पे और इधर उधर कोर्टों पे। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए बिफोर अरेस्ट। पुलिस इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली नहीं कर रही है, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को ये बात फिर से दोहरानी पड़ी कि पहले इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगा, राइटिंग में रिकॉर्ड करे जाएंगे रीजंस, और उसके बाद ही अरेस्ट की बात आएगी। ठीक है, इस पर बरखा जी भी कुछ कहना चाहती हैं। जी बरखा जी, तो जो प्रिया जी कह रही है, रेखा जी कह रही है, उनका कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। क्राइम अगेंस्ट विमेन से जी ठीक है, समारा जी मुझे पूरी बात करने दीजिए। नहीं समारा जी, एक मिनट
प्लीज प्रिया जी, एक मिनट बात रखी ना अभी। 70% आबादी है। जी जी बरखा जी, मैं बोलूं या जी बोल रही है? बरखा जी बोलिए। नहीं, आप कानून की, आप एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की निंदा कर रहे हैं। आप पहले ऑर्डर समझिए। नहीं, आप मेरे की पूरी बात करने दीजिए प्लीज। समायरा जी, आप बीच में टोकती हैं। आप पूरी बात सुनिए। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो महिलाएं हम सब मेट्रो सिटीज में आज की तारीख में भी, आज भी 70% आबादी हमारी गांव में रहती है। आप सुनिए, जहाँ की औरतों को अपने अधिकारों के प्रति पता नहीं है, जहाँ आज भी औरतें जलाई जा रही हैं, आज भी औरतें मारी जा रही हैं। ठीक है बरखा जी, देना और देना दोनों ही गुनाह है। तो ये तो जनता, आप ये कह रहे हैं कि वहां तक कुछ बोलना चाहती हूँ उसके लिए। जी नहीं, वेरिफिकेशन के बाद कोई रिपोर्ट तय करती तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है रेखा जी, क्या ऐसा हो रहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है? आप एक्सट्रीम केसेस की बात देखिए कि गांव में मुझे भी बोलने दीजिए। गिरफ्तारियां तो पहले भी तुरंत नहीं होती थी, एक-एक करके बात करें तो सही रहेगा। एक टॉपिक है। ठीक है देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि अब अरेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस तरीके से कहने से संदेश क्या गया? बिल्कुल ऐसा संदेश भी नहीं है। अगर कोई समझता है तो ये उसकी गलती है जो ऐसा समझता है। लेकिन पुलिस को क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी बात से अग्री नहीं करती। पुलिस को ये कहीं नहीं कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप किसी भी केस में अरेस्ट नहीं करेंगे। आपको सेक्शन 41 सीआरपीसी के अंदर है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको 15 दिन के अंदर कारण बताना पड़ेगा। हेडलाइन चीफ ठीक क्या कह रही है? प्लीज आप क्या आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ये पूनम जी की बात नहीं कर रहे। और जो एक्सट्रीम केसेस जो आपने बताया ना कि गांवों के अंदर लड़कियों को जलाया जाता है, तो ऑब्वियस ऐसे केसेस के अंदर पुलिस जो है वहां पर क्या ये इसकी ढाल नहीं बनाई जाएगी? क्या इस तरह की ढाल नहीं बनाई जाएगी? पूनम जी कुछ कहना चाहती हैं? पूनम जी, क्या वहां पर जहां पर मामले दर्ज नहीं होते या गिरफ्तारियां नहीं होती, वहां इस फैसले की ढाल नहीं बनाई जाएगी? गिरफ्तारियां तो पहले भी तुरंत कभी भी नहीं किया जाता था, लेकिन जिस तरह से कानून को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अब तो आम जनता को यही महसूस हो रहा है कि पुलिस इसका फायदा उठाएगी और जो प्रभावित वर्ग है कहीं न कहीं अपने प्रभाव को इस्तेमाल करके इस कानून को अपने अनुसार अपराधी इस्तेमाल करेंगे। ये स्पष्ट हमने जनता को नजर आ रहा है। ये कानून जैसे पहले करे कानून वैसे ही होने चाहिए, उसी रूप में। उसी एक तो बहुत मुश्किल से डाउरी एक्ट आया था, ये 498 आया था। नहीं, गलत है। आप इससे गलत तरीके से बताया जा रहा है। समझ रहे हैं जी। प्रिया हिंगोरानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? जी कहिए बात अपनी। क्या मैं बोल सकती हूँ? मैं आती हूँ कविता जी आपके पास। प्रिया जी की बात सुन लें। प्रिया जी संक्षेप में कुछ बोलना चाह रही हूँ प्लीज। जी मीडिया में आप सही बात बोली। देखिए, मीडिया में आज भी नहीं। समायरा जी एक बात सुनिए। जी बोलिए प्रिया जी। क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल में अभी आज की तारीख में भी सब ऑल ओवर इंडिया, पहले अगर ऐसे केस दर्ज होते हैं तो इमीडिएटली उनको मीडिएशन और एक बातचीत के लिए बुलाया जाता है। 3 मौके दिए जाते हैं कि वो विमेन सेल में आके अपना केस रखें, अपना पक्ष रखें। अगर उसके बावजूद कोर्ट पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं इस केस में सीरियसनेस है, एक्चुअल डाउरी रिलेटेड क्राइम हुआ है, तो उसे वो रेकमेंड करते हैं अरेस्ट करने के लिए, और अरेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है अरेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है प्रिया जी, आपने की बात रखी। आप मीडिया के थ्रू अगर गलत इस ऑर्डर का प्रचार करेंगे तो आम आदमी को यही मैसेज मिलेगा कि अरेस्ट नहीं कर सकते। जी ठीक है प्रिया जी, आपने अपनी बात रखी। कविता जी, लेकिन जो प्रिया जी कह रही है, रेखा जी कह रही है कि मीडिएशन अभी भी होता है, 3 बार मीडिएशन का मौका मिलता है, फिर पुलिस देखती है कि FIR मतलब गिरफ्तारी होगी या नहीं, तो फिर कोर्ट को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? एग्जैक्टली अगर ये सब है तो। कविता जी भाई देखिए ये तो दिल्ली में होता है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी। प्रिया जी आप सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए। जैसे राजस्थान में, हरियाणा में, मैं जो बोलना चाह रही हूँ, प्लीज कैन आई फिनिश? बिल्कुल जी। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ यही बात कि बहुत कम औरतें 498A में दर्ज करती अगर उनको प्री लिटिगेशन कुछ ऑप्शन मिलता है। इस सब के बावजूद अगर ये इस तरह की जजमेंट आती है जिसकी भाषा इस तरीके की है कि आप 15 दिन का नोटिस देंगे मैजिस्ट्रेट को कि आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे, उसके बाद आप SP को चिट्ठी लिखेंगे, फिर SP लिखेंगे, इससे तो कोई पुलिस वाला अपनी पावर्स यूज ही नहीं करेगा। मैं बार बार कह रही हूँ 498 कमजोर हो गया, और मैं ये इसलिए बोलना चाह रही हूँ 2 दिन पहले 30 साल पहले जो पहला मसला दर्ज हुआ था, सत्या रानी चड्डा ने अपनी बेटी के लिए दर्ज किया था, आज दिन तक वो दामाद उसका एब्सकॉन्डर है, वो 2 दिन पहले मरी।
30-30 साल लग जाते हैं इन मामलों में न्याय में। तो क्या कोर्ट कह रही है किसका अन्याय हो रहा है? औरतों को हो रहा है। ये तो पुरुषों के हित में पूरा जजमेंट है, पुरुषों के हित में। जी कविता जी, रेखा जी, क्या 498 एक कमजोर हुआ है और क्या पुरुषों के हित में ये फैसला? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत, ये बिल्कुल इशू अलग है, ये इशू अलग है। अगर इसको अगर ध्यान से बिल्कुल अलग है। मैं बोलूं, अगर हम बिल्कुल एक्साइटेड हुए बिना अपने विवेक के साथ इस मुद्दे को समझने की कोशिश करें तो औरतों की भी भलाई होगी, पुरुषों की भी भलाई होगी। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ उसी बात को दोहराया है, यानी कि स्पष्टीकरण करा है कि जो एक धारणा बन गई है कि लड़कियां मिसयूज करती हैं या ये एंटी मेन कानून बना हुआ है, उसको ऑन द कॉन्ट्री में तो कहूंगी कि औरतों की भी भलाई है इसके अंदर, कि जो एक पेज रखा जाता है कि औरतें अदालत ने कहा है कि औरतें इसका दुरुपयोग कर रही हैं। जी कह रही है अगर इतना सब कुछ होगा कि आपको मजिस्ट्रेट को बताना है कि क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे, आपको एसपी को लिखना है, तो पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर वो नहीं, देखिए अगर बहुत सीरियस ऑफेंस है, बहुत सीरियस एलिगेशन है, इसकी भाषा ही डिपेंड करता है कि एलिगेशंस क्या हैं कोर्ट में, एफआईआर के अंदर एलिगेशंस क्या हैं। वही होता था। मेरी बात सुनिए, आप एलिगेशन लगाते कि जो मेरा पति या मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि गाड़ी लेके आओ, क्या ऐसे केस के अंदर या सोना लेके आओ, तो दैट एलिगेशन डज नॉट एक्सपेक्ट अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। करूंगी, लेकिन इस कानून को कमजोर कर दिया है भाई। ठीक है, नहीं कर दिया, दांत तोड़ दिए गए, इसके नाखून नोच लिए गए इस जजमेंट ने। ठीक है, ये हमारी समझ है। पूनम जी, क्या कमजोर कर दिया गया कानून को? महिलाओं के प्रति एक सख्त कानून था, इसको कमजोर किया गया है। बिल्कुल। बरखा जी, इस मामले में क्या आपको भी लगता है कि आप कितना भी जस्टिफाई करके बताएं, ये कानून स्पष्ट हो रहा है, इसको कानून को कमजोर किया गया है और अपराधियों को बहुत तरीके से छूट मिलेगी और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। और महिलाओं का एक बहुत बड़ा हथियार था, क्या रेप लॉज मिसयूज नहीं होंगे जिसकी हम करे कानून की मांग करें? यहाँ तो पहले करे कानून थे, उसको और कमजोर बना दिए गए। वो तो वैसे ही कर रहे हैं, वो तो वैसे ही लोग करते हैं। नहीं तो हर कानून का करते हैं, तो हर कानून का दुरुपयोग होता है। सिर्फ महिलाओं के हित में जो कानून है उनके दुरुपयोग की क्यों चिंता है सबको? तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, पक्ष विपक्ष में क्या तर्क अभी तक सामने आए हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। रेखा अग्रवाल का कहना है कि घर के झगड़े में भी दहेज कानून का इस्तेमाल होने लगा, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है। कविता श्रीवास्तव का कहना है कि कानून का दुरुपयोग नहीं हुआ, केस ही कम दर्ज होते हैं, लड़की को आजादी नहीं है, अब तो गिरफ्तारी से भी छूट मिल गई। शीबा आसम का यह कहना है कि स्त्री कानूनों के दुरुपयोग की ही बात क्यों कही जाती है, पुलिस और वकील दुरुपयोग कराते हैं। पूनम आजाद का कहना है कि कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, महिलाओं को न्याय नहीं, अपराधियों को छूट मिलेगी इससे। पूनम आजाद जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से। पूनम आजाद जी, अब आपको क्या लगता है इस मामले में क्या होना चाहिए आगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले इस कानून से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक चंद शब्दों में कहना चाहेंगे कि मान लीजिए गांव की महिला, कमजोर सी महिला थाने में जाती है और बड़ी मुश्किल से केस दर्ज करवाती है इसके दहेज के खिलाफ, और उसका पति जो है वो गांव में प्रभावशाली है, उसको सरपंच से जान पहचान है, मुखिया से जान पहचान है, वो तो पुलिस रिपोर्ट भी अपने मुताबिक बनाएगा और उसको खुली छूट मिलेगी और बेचारी महिला तो कहीं नहीं जा पाई, उसने तो केस ही बड़ी मुश्किल से दर्ज करा है। तो इसने कानून को तो अपराधियों को छूट दी है और इससे एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और जैसा कानून था वैसे ही रहने देना चाहिए, इसको और कड़ा करने की जरूरत है। कविता जी, आपके मुताबिक? मुझे लगता है कि स्टेट ऑफ बिहार को तुरंत क्यूरेटिव पिटिशन डालनी चाहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग को इंटरवीनर बनना चाहिए और जो 498A में ये सारी चीजें कर दी हैं उसको कमजोर करके ऑलमोस्ट नॉन कॉग्निजेबल कर दिया है, ये सब हटा देना चाहिए। बरखा जी, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए और महिला संगठनों को? ये उन औरतों के साथ अन्याय होगा जो सचमुच में पीड़िता हैं, जिनके साथ सच में दहेज की वजह से जिनकी जान जाती है और जिन्हें जलाया जाता है, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। जी शीबा जी, देखिए, समाज, परंपरा, धर्म, ये सब स्त्री के विरोध में जहाँ खड़ा था, सिर्फ एक कानून उसका सहारा था। आज उस कानून के दांत तोड़ के, नाखून तोड़ करके ये मैसेज दिया गया है कि अब फिर औरत बेसहारा हो गई है। जहाँ तक दुरुपयोग का तंत्र का मामला है, तो आप पुलिस वकील नेक्सस को तोड़िए, ये वही सारे कानूनों के, सिर्फ इसी कानून का नहीं, सारे कानूनों का दुरुपयोग वहीं से होता है, वहीं से ठीक होगा। प्रिया हिंगोरानी जी, क्या क्यूरेटिव पिटिशन डालना या महिला आयोग भी इसमें दखलंदाजी करे और उसके बाद वापस 498 को मजबूत बनाया जाए, क्या ये होना चाहिए?
आज की तारीख में 498A उतना ही मजबूत है जितना पहले था। आप बिल्कुल गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इस जजमेंट को। आज की तारीख में कोर्ट ने बस यही कोशिश करी है कि पुलिस जो करप्शन के एक माध्यम इस एक्ट सेक्शन को बना दिया था उसे कम हो, उसे कंट्रोल किया जाए, रीजंस दिए जाएं, उतनी ही तरीके से अरेस्ट होंगे जैसे पहले होते थे। जो आप बात कर रहे हैं कि गांव की महिला, अगर कोई घोर केस होगा, हार्श केस होगा, वैसे ही अरेस्ट होगा। बस इतना सा फ़र्क ये है कि गाइडलाइन दी गई है कि पुलिस रिकॉर्ड करेगा रीजंस फॉर अरेस्ट एंड पुलिस रिकॉर्ड करेगा रीजंस फॉर नॉट अरेस्टिंग। इतना सा ही फ़र्क है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और कोर्ट भी मैकेनिकली नहीं करेगा। कोर्ट भी रीजंस देंगे राइटिंग में कि अरेस्ट करना जरूरी है। इंटरप्रिटेशन सिंपल, बस यही जजमेंट कहती है। प्रिया जी की बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि एक भलाई करी है कि इसमें स्पष्टीकरण कर दिया है। प्लीज जस्ट अ मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि इस केस को और क्लियर कर दिया है कि जो कुछ हद तक मेट्रो सिटीज में विशेषकर जहां औरतों की छवि ये गलत हो गई थी, ये कह के औरतें तो बेकार में लड़कों को फंसा देती हैं, तो ऐसे केसेस पर पुलिस वाकई में की अत्याचार करती है, ब्लैकमेल करती है, जो इस तरीके से एक छवि बन गई थी। और जैसे शीबा जी ने भी कहा, जो मुझे अफसोस है जो उन्होंने कहा कि पुलिस और वकीलों का नेक्सस होता है, ये सब स्पष्ट हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई वाकई में जेन्युइन केस है उसके अंदर पुलिस जरूर अरेस्ट करेगी, और अगर वो फ्रिवलेस कंप्लेंट है तो उसके अंदर पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। दोनों ही स्थिति के अंदर पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपने पक्ष को रखे कि हम एक्शन ले रहे हैं, ड्यूटी ले रहे हैं। एवरी केस इज जेन्युइन, every case warrants arrest. No, it does not. Every case does not warrant arrest. चलिए, मुझे हर हेडलाइन ये कह रही है, हर हेडलाइन ये कह रही है कमजोर हो गया इतना ही समय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।